बिल्कुल शांत बैठ जाओ, बाद में कर लियो बात। जो टॉपिक पढ़ने वाले वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब टॉपिक क्या, हमने बहुत सारी अलग अलग बात तो पढ़ ली हैं, उन्हीं में से टॉपिक है कौन, ये ईरान संकट क्या है। ईरान संकट क्या है, ईरान में क्या दिक्कत चल रही है। वार कोई कोई दिन बीच रही है और दुनिया की दो महाशक्तियाँ, खास तौर से अमेरिका और इजराइल, ठीक, और उनके साथ बहुत से अन्य कंट्री तनाव और एक लड़ाई लड़ चुके हैं और अभी लड़ाई होनी बाकी है। पता नहीं कब हो जाए। बहुत बुरा टाइम पूरे वर्ल्ड का आने वाला और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। शेयर बाजार, इकोनॉमी, व्यवस्थाएं सब ध्वस्त होने वाली हैं। अगर ये संकट दूर ना हुआ तो दूर हो जाएगा, तब भी कम से कम लगने वाले 6 महीने सब कुछ पटरी पर दोबारा आने में, ठीक, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुरंत नहीं हो सकती, जहाँ जहाँ रिफाइनरी हैं एटसेट्रा हैं। तो ईरान संकट क्या है, थोड़ी बहुत सुनो, बातचीत हो सकता है आपको जानकारी ना हो। इस पूरी वेस्ट एशिया में सबसे पहले कभी तेल मिला था, कहाँ पर, ईरान में। और पूरे वेस्ट एशिया में तेल की सबसे पहली खोज भी कहाँ हुई थी, ईरान में ही। कहाँ पर, मस्जिद ए सुलेमान वेस्ट एशिया का सबसे पहला क्षेत्र है जहाँ से तेल मिला। और तेल के मिलते ही यहाँ किसने कब्जा कर लिया तुरंत एकदम, ब्रिटेन, और एक कंपनी बना दी, कौन, एपो, एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी, जिसे आज जानते हैं किस नाम से, ब्रिटिश पेट्रोलियम, जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी तेल कंपनी है पूरे वर्ल्ड की, ठीक। और इन लोगों ने तेल की लूट शुरू कर दी और यहाँ पे अपने कठपुतली लोग बैठा दिए, पपेट, जो इनका बिल्कुल विरोध ना करें। और जो लोग बैठे उनमें से एक कौन थी, शाह फैमिली, शाह परिवार, इनका राज चल रहा था ईरान के ऊपर, ठीक। और ईरान के हालात बहुत अच्छे थे 1970 तक, और वहाँ यूनिवर्सिटी, एजुकेशन सब बड़ा अच्छा था। इसका धार्मिक लोगों ने, उलेमाओं ने, एटसेट्रा ने भयंकर विरोध शुरू कर दिया कि हम तो इस्लामिक लोग हैं, यहाँ इस्लाम का राज होना चाहिए, किसके अनुसार, शरिया और कुरान के अनुसार, और ये धार्मिक आज़ादी बिल्कुल गलत है। किसकी बात चल रही, हो सकता है आपने ईरान देखा है ना हो। ये था 1970 का ईरान, जहां आज अगर आपने हिजाब भी ठीक से नहीं पहना तो आपकी मृत्यु हो सकती है। और एग्जाम्पल है कौन, एक लड़की महसा अमीनी, जिस पे आरोप लगा कि तुमने हिजाब ठीक से नहीं पहन रखा है और तुम गैर धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हो। पुलिस उठा के ले गई, थाने में भयंकर मारा, वो मारते मारते मर गई। उसे उठा के बाहर फेंक दिया। सुबह उसकी लाश मिली, अस्पताल तक ले गए, लेकिन इलाज के दौरान लगभग वो क्या हो चुकी थी, समाप्त। और उसके बाद एक आंदोलन चला ईरान के अंदर, एंटी हिजाब मूवमेंट। लड़कियां अपनी बाल काट रही हैं, अपने बुर्के उतार रही हैं, कहाँ। लेकिन एक समय ईरान ऐसा था, कब की बात चल रही है, 1970, जब शाह फैमिली का वहाँ राज था, और इसका वहाँ के लोगों ने बहुत विरोध किया। और स्टार्टिंग का ये ईरान कहाँ आ गया, एक क्रांति की चपेट में, जिसे कहते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन। और ये कब होती है, ये होती है 11 फरवरी 1979 को।
एक आदमी लंबे समय से विरोध कर रहा है। कौन है वो आदमी? इनके बारे में क्वेश्चन आना है, तैयार रहना। ईरानी क्रांति कब हुई थी? अयातुल्ला अल खुमैनी। अयातुल्ला अल खुमैनी, खामनी नहीं, खुमैनी। इन्होंने क्रांति करना शुरू की। क्रांति क्या? अपने विचार प्रसारित किए। तो ईरान के शाह फैमिली ने इन्हें पहले तो कहाँ भेज दिया? देश निकाला, निकलो यहाँ से, बात खत्म। और कहाँ भेजा? बगदाद। बगदाद से चले गए पेरिस, और वहीं से अपनी तकरीरें, बातचीत छापना शुरू कर दिया। जनता इनके साथ लगी और ब्रिटेन और अमेरिकी समर्थक सरकार उखाड़ के फेंक दी। 10 लाख की भीड़ तेहरान की सड़कों पे, आग लगा दी एम्बेसी में यूएसए की, और बहुत से आदमी बंदी बना लिए। ठीक। और इस दिन क्रांति हुई। इसे कहते हैं क्या? तो जहाँ इतना बड़ा बवाल मचा हुआ हो उसके बारे में ध्यान रखो। ईरानियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? 11 फरवरी 1979 को। और इसी दिन से ईरान की सरकार उखाड़ के फेंक दी गई। जो अमेरिकी समर्थक थी, जितनी भी कंपनियां, सब क्या हो गई? सरकार के अंडर में। सब निवेश पे कब्जा कर लिया अमेरिका और ब्रिटेन के। किस आदमियों ने? इन्होंने। ये तो 8 साल बाद ही मर गए। इनके उत्तराधिकारी बने कौन? अयातुल्ला अल खामनेई। किसकी बात चल रही है? जो अभी रिसेंटली मारे गए यूएसए के और इजराइल के जॉइंट स्ट्राइक में, इनकी बात चल रही है। अयातुल्ला अल खामनेई। अब दुनिया में मुस्लिम धर्म के अंदर 2 गुट हैं, एक शिया और एक सुन्नी। ठीक। और जो शियाओं के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं लगभग, वो कौन है? अयातुल्ला अल खामनेई। ठीक। इनका राज चल रहा था। अब ये उसी दिन से एंटी अमेरिका बन गए जब से यूएसए को यहाँ से भगाया और तेल संसाधनों पे कब्जा किया। झगड़ा तेल का है, बाकी सब तो सेकेंडरी है कि तेल कारोबार हम करें कंट्रोल, और जो भी कोई तेल बेचेगा वो किस में बेचेगा? डॉलर में। अगर इसमें तेल नहीं बेचोगे तो हम उड़ा कर रख देंगे। ये है बात असली, बाकी सब सेकेंडरी हैं। 1979 में ये सत्ता में आए, इनसे पहले वाले, और 8 साल बाद कौन आ गए? ये। 1980 से ही ईरान पे हमला बुलवा दिया। हमला बोलने वाला कौन था? ईरान का ही पड़ोसी देश इराक। लड़ाई चली 8 साल तक। इराक ईरान युद्ध, इराक ईरान युद्ध 8 साल चला। 5 लाख से अधिक लोग मरे और रिजल्ट 0, कुछ नहीं हुआ। सीमाएं जो की तो लाखों लोग मरने के बावजूद भी। और ये पूरा गेम करवा कौन रहा है? दुनिया में झगड़ा कहीं भी होगा, करवाने वाला एक ही होगा, अंकल सैम। न्यूयॉर्क के एक पत्रकार ने यूएसए को नाम दिया था 1875 में अंकल सैम, कि झगड़े के पीछे कौन होंगे? अंकल सैम। बिना उनके झगड़ा नहीं हो सकता। तो हथियार दिए इराक को, सद्दाम हुसैन को, और बाद में सद्दाम हुसैन को मारा। ठीक। और अभी ये बहुत लंबे समय से चाहते हैं कि ये एक क्षेत्र है, कौन सा? ये है वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, तुर्की से लेके अफगानिस्तान तक की बेल्ट। और इसमें एक ही देश ऐसा है जिसके पास एटम बम है, बस, वेस्ट एशिया में। और वो देश कौन है? इजराइल। तो हम भी एटम बम डेवलप करेंगे, कौन कह रहा है? ईरान। यहाँ तुर्की से लेके और अफगानिस्तान तक की बेल्ट में एक कंट्री के पास है बस एटम बम, परमाणु बम। तो इन्होंने भी एक कार्यक्रम शुरू कर दिया 1980 के आसपास से ही, और इतना डेवलप कर दिया कि इन्होंने अपने देश में कई लगा दिए परमाणु प्लांट, और शुरू कर दिया क्या? यूरेनियम एनरिचमेंट। अब तुम में से कोई आदमी ये बताओ जिसके ऊपर सारी वार चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? जो तुमने 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम रखा हुआ है, तो यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है पहले ये बता दो। बस ये क्वेश्चन तुम पे आने वाला, कहीं ना कहीं आए दिन सुर्खियों में है ये। यूरेनियम संवर्धन अगर हिंदी में समझना चाहते हो तो, एनरिचमेंट। कुछ लोग पढ़े लिखे जागरूक भी होंगे और कुछ लोगों को कोई मतलब ही नहीं है।
यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है, कोई भी एक आदमी समझा दे जो पढ़े लिखे लोग हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है जी? जी, और ये कैसे होता है? धरती में से निकलता है क्या? 92U235, जिसे कहते हैं प्राकृतिक या नेचुरल यूरेनियम। और इसी के साथ में क्या निकलता है? 92U238, जिसका इस्तेमाल हमने अभी करके दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को पहली बार। और क्या बनाया? ऐसा रिएक्टर, अगर ईंधन डालोगे 1 किलो, वो पैदा करेगा 3 किलो। क्या था टेक्नोलॉजी? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसे बनाने वाला वर्ल्ड का सेकंड देश बना है आफ्टर रूस, इंडिया, जिसके पास ये रिएक्टर हैं। भविष्य में अगर ये हमारा काम चलेगा तो हम इतनी बिजली बनाएंगे, इतने वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। ये अगर धरती में से एक धातु निकलती है, कौन? यूरेनियम, तुम्हें दिखानी पड़ेगी। ऐसा होता है यूरेनियम, जिसका एक निक नेम है। क्या कहते हैं इसे? येलो केक। येलो केक खाने का सामान नहीं है, येलो केक। तो धरती में से क्या निकाला हमने? ये। अब इसमें 99 पॉइंट कितना? 3% तो कौन होता है? ये सामान। और ये कितना होता है? बस 0.7%। तो ये किसी काम का नहीं है, इसे काम का बनाना पड़ेगा। और हमें इस 0.7 की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और इस बढ़ाने का नाम क्या होता है? एनरिचमेंट। एनरिचमेंट। और यही एनरिचमेंट ईरान कर रहा है। अब सुनना, एनरिचमेंट के 3 लेवल होते हैं। सुनते रहना ध्यान से जरा। एनरिचमेंट के 3 लेवल होते हैं। कैसे होता है ये? अब इस धातु को जो हमने अभी देखी है, अब इसे पहले तो हम बिल्कुल गर्म करके जलाएंगे, और जलाने के बाद हम करेंगे इसका गैसिफिकेशन। और ये गैसिफिकेशन जिस यंत्र में होगा उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं? न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ये वो उपकरण है सेंट्रीफ्यूज। जैसे ही हम गैसिफिकेशन करते हैं तो जो आइटम हल्के हैं वो बीच में आते हैं, और जो भारी हैं वो दूर भागते हैं। और उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है एक एक पार्टिकल को। बहुत लंबा प्रोसेस है, और ये प्रक्रिया करनी पड़ती है कई कई हज़ार बार। और तब जाके हम जो हमारे पास वैल्यू 0.7 है, इसे बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 5%। अगर हम एक सेंट्रीफ्यूज में क्या घुमाते रहें, गैस बना बना के यूरेनियम को, तो एटम पकड़ते रहेंगे, उन्हें इकट्ठा करते रहेंगे। जो एटम इकट्ठा होते रहेंगे उन्हें छोटे छोटे पैलेट के अंदर कैद कर देंगे, कहीं उड़ ना जाए कहीं, और फिर उनका इस्तेमाल करने में भयंकर एनर्जी है। ठीक। और कौन सा यंत्र? यूरेनियम संवर्धन होता है किससे? सेंट्रीफ्यूज से। सेंट्रीफ्यूज से। अगर 5% तक तुमने इसे कर दिया, 0.7 को 5% कर दिया, तो इससे बनेगी परमाणु ऊर्जा। अब तुम बिजली बना सकते हो दुनिया भर की। इसमें इतनी एनर्जी है। चैन रिएक्शन करवा के इस पर न्यूट्रॉन डाल डाल के। ठीक। कैसे? क्लास 9 में पढ़ के आ रखे आप न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। जरा आप बता दो एक बार। अब तो BSc MSc भी कर ली जी। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन क्या होती है जी? जी, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन क्या होती है? हम इसका इस्तेमाल करते हैं 92U235 का। इस पे डालते हैं एक क्या? न्यूट्रॉन।
और एक न्यूट्रॉन डालते ही ये कन्वर्ट होता है 92 236 में। केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज बैलेंस, जितने एलिमेंट यहाँ होंगे उतने 235 प्लस है कितने 36, 92 प्लस 0 92। अब ये सामान एक ऐसा सामान है, अगर ये बन गया तो ये टूटता है ऑटोमेटिक, इसे कहते हैं ऑटो फिसाइल, अपने आप टूटने वाला। और ये कहाँ टूटता है एकदम से, 2 टुकड़ों में। क्या बनता है इससे भाई, किसी को बात याद पुरानी? पीसीएम 12th करे हुए कितने लोग बैठे, सबने पढ़ रखा है बातचीत। अब वो बताए नहीं बेचारे क्या करें, हम तो भूल गए। इससे बनेगा बेरियम और इससे बनेगा क्रिप्टोन, बेरियम और क्रिप्टोन। और प्लस क्या निकलेगी, मिलियन इलेक्ट्रिक वोल्ट, कौन, एनर्जी, खतरनाक एनर्जी पैदा होगी, लाखों इलेक्ट्रिक वोल्ट। और तुमने डाला था 1 न्यूट्रॉन, कितने मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन। डाला 1 मिले 3 न्यूट्रॉन, 0n1 0n1 0n1, या डायरेक्ट का लिखो सीधा 3 0n1। ये भट्टी के अंदर है ही। इन्होंने फिर शुरू कर दिया रिएक्शन, किससे, 92U 235 से चैन फिर शुरू। इसे कहते हैं न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। अगर ये चैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हो जाएगा एटम बम का विस्फोट। इसे करना पड़ेगा कंट्रोल। हमें डालने पड़ेंगे क्या, भट्टी के अंदर जो छड़े, कैडमियम और बेरियम, कैडमियम एंड बोरान, इनकी छड़े डालेंगे हम भट्टी के अंदर और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और भट्टी क्या चलती रहेगी, कंट्रोल में, और लगातार तापमान बनेगा, उससे पानी गर्म होगा, स्टीम बनेगी, स्टीम से कनेक्ट है टरबाइन, और टरबाइन से कनेक्ट है जनरेटर, और बिजली बनना शुरू। कहाँ पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। किससे, ये है न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। अगर कोई इसे और एनरिच कर दे, इस 0.7 की वैल्यू और बढ़ा दे 60 से 80% तक, तो अब इस्तेमाल और ख़तरनाक चीज़ों में होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 90 से 95% हो जाए तो अब बन सकता है इससे एटम बम, परमाणु बम। अगर परमाणु बम का विस्फोट हो जाए तो क्या होगा हमारा, एकदम से तापमान होना है कई हजार डिग्री सेल्सियस, और कोई भी बाहर एक्सपोजर में होगा तो एकदम वाष्प बन जाएगा, हड्डी वड्डी सब खत्म, यानी बचने का नहीं कुछ भी। इतना हैवी शॉक और इतने हावी तापमान होगा। तो वो कौन सा बम है, वो थर्मल बम है, वो तापमान से मारता है, और एक एरिया के अंदर सब कुछ खत्म। अगर कोई इतना बना ले, ईरान यही काम कर रहा है। ईरान 0.7 की वैल्यू को बढ़ा बढ़ा के 60% तक तो ले गया है। अगर ये यहाँ ले गया तो एटम बम तैयार। उसके पास मिसाइलें पहले ही हैं, इससे कौन घबरा रहा है, इजराइल और सारे पड़ोसी देश, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, एटसेट्रा, कि हम पे हमला कर देगा और सारा गेम ख़त्म कर देगा। दुबई पे इसने हमले करके पीछे दिखा दिए कि हम सब खत्म कर देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी, मार्केट, तेल, कारोबार, घूमना सब खत्म, ठीक। और ऐसा अगर होगा तो सबका जिम्मेदार कौन है, यूएस से। वो किसे बोलेंगे, यूएस से, कि तुम इसे करो कंट्रोल। तो यही काम होने के लिए, बात दिमाग में आ रही क्या, तुमने पढ़ रखी वो जरा सी बातें, जरा सी बात से कुछ नहीं होने वाला, डीपली पढ़नी पड़ेगी हर चीज़। बराक ओबामा आते हैं यूएसए के राष्ट्रपति बन के, और बराक ओबामा ईरान को सहमत कर लेते हैं कि ठीक है, हम तुम पे अटैक नहीं करने के, एक गोली नहीं चलाने के, अगर तुम सहमत हो जाओ, इसे बंद करो काम को। पश्चिम एशिया में शांति होंगी, तुम्हारे ऊपर जो प्रतिबंध है वो हम हटाएंगे, तुम तेल वेल अपना सब बेचना, कोई दिक्कत नहीं है। ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है पूरे वर्ल्ड का, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है पूरे वर्ल्ड का, रूस के बाद। तो दुनिया की सेकंड नंबर की तो उसके पास गैस है, और चौथे नंबर का क्या है इसके पास, तेल। और ईरान हमारा मित्र देश था, हमें तेल दे रहा था, कैसे, उधार। उधार के हम पक्के, भारत के आदमी भी और चाहे सरकार हो। और पेमेंट भी किसमें मांग रहा था बेचारा, रुपये में ही। और पेमेंट में हम क्या दे रहे थे कि तुम चावल दे दो, तुम्हारे पास चावल बहुत है, हमारे पास चावल की दिक्कत है, तुम्हारे पास अनाज है, तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है, जो रुपया हमारा इकट्ठा होगा उसके बदले में तुमसे वो ले लेंगे। तो हमें क्या दे रहा था, उधार में तेल। हमने यूएसए के दबाव में इससे तेल लेना बंद कर दिया। यही सेकंड काम कौन कर रहा था,
सस्ता तेल जो बाजार में रेट है उससे 25% कम, और वो भी कैसा, रुपये में, बिना डॉलर के। और हमने उससे बंद कर दिया किसके दबाव में, यूएसए के। और वो क्या दबाव है सरकार बताएगी, ठीक क्या। बराक ओबामा ने इनके साथ में एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट का नाम क्या था, बताओ जरा क्या एग्रीमेंट था। सब पढ़े लिखे लोग बैठे थे, बात हो ही नहीं सकती, जो इन्हें कुछ भी ना पता हो और ये तैयारी कर रहे हो एग्जामों की, और कल को नंबर ना है, भगवान मेरी क्या गलती हो रखी। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो आपके आसपास चल रहा है उसे पक्का याद करो, चल रहा है क्या। ये पूरा मुद्दा है एक, ये मुद्दा रातों रात नहीं उठा, ये उठता आ रहा है बहुत लंबे समय से। एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, JCPOA। क्या है JCPOA, अब तक मैं डीपली पढ़ाया नहीं रहा था, वो बातें छोटी छोटी सी थी, किसे क्या पुरस्कार मिला, किसे क्या हुआ, यहाँ पुरस्कार का मामला ही नहीं है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन लिखते रहो, तुम तो कुछ भी लिख रहे, तुम्हें पता कुछ है नहीं, अब लिख भी कुछ नहीं रहे, ठीक क्या। ऐसे आदमी दो ही होते हैं, या तो मूर्ख या विद्वान। हमें सब पता, आप बोलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमें कुछ भी नहीं पता, हम लिख भी कुछ नहीं रहे, ठीक है। ये लाइट बंद कर दीजिए कौन सी का, पहले वाली। ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये समझौता होता है 2015 में, किसके बीच में, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, प्लस इन्हें कहते हैं 5 देश जिनका नाम है P5, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास वीटो पावर है, और प्लस एक देश कौन, जर्मनी। ये देश 5 + 1 एक डील करते हैं ईरान के साथ कि ईरान अगले 15 साल तक किसी प्रकार का क्या नहीं करने का, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, तुम एटम बम बनाने की ओर जाने के ही नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, और तुम हमारे ऊपर से क्या उठा लो, प्रतिबंध, हम अपना तेल गैस बेचें, 2 पैसे कमाएं और जीवन चलाएं, हमारे पास बहुत तेल और गैस है, ठीक। तो प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या आ गए ओबामा के बाद, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में ही क्या कर दिया, यूएसए के चक्कर में आके 2018 के आसपास ये डील कैंसिल। इजराइल ने कहा कि ये तो एटम बम बना रहे हैं चुपचाप, पहाड़ों के नीचे गहराइयों में, हमारे पास पूरे एविडेंस है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील क्या कर दी, कैंसिल। और अब ईरान खुले कहाँ लग गया कि अब तो कोई डील ही नहीं है, अब खुल के बनाएंगे एटम बम। और उसने पहाड़ों के नीचे 400 मीटर नीचे क्या बना लिए, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, एनरिचमेंट वाला काम। और अब जिनका नाम कहीं आने वाला, तैयार रहना, लिखो कुछ के नाम। ईरान में कहाँ कहाँ पर, यह है ईरान, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो कुछ का नाम लिख लो आने वाला कहीं ना कहीं आप पे। इस्फहान, कौन, नतांज, बुशहर, फोर्दो, इस्फहान, नतांज, बुशहर और फोर्दो, ये सब कौन है उसके, जहां चल रहा है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, परमाणु संवर्धन। और ईरान जा रहा है दिन प्रतिदिन एटम बनाने के पास। वही क्षमता अगर वो कहाँ ले गया 90% तक, तो उसी दिन टेस्ट कर देगा, और टेस्ट करते ही उसका एटम बम जिस दिन बना, अब उस पर हमले होना ख़त्म। नहीं तो उसका एटम बम सबसे पहले कहाँ चलने वाला है, इजराइल पे, इजराइल पे। और जो उसके आसपास के देश हैं, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, UAE एटसेट्रा, इन्हें तबाह कर दिया बिल्कुल, तो ख़त्म बिल्कुल। और ऐसा होते ही पूरे वर्ल्ड में तेल का संकट खतरनाक रूप ले लेगा। तो इससे बचने के लिए वो डील हुई थी, वो कैंसिल हो गई है। अब नई डील के चक्कर में कौन फिर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने किस पे हमला बोल दिया,
उन्होंने हमला बोल दिया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। दिन था क्या? 28 फरवरी 2026। 28 फरवरी 2026। कौन सा अभियान चला दिया? नहीं, 2025 में जून में ही मिडनाइट हैमर नाम से स्ट्राइक की सारे पावर प्लांटों पे इनके ऊपर, और ये कहा सब उड़ा के रख दिया हमने। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसे बम का इस्तेमाल किया जिसका नाम था GBU-52, लेकिन वो सब बेकार चले गए, कुछ नहीं हुआ इनका। और अब हमला किया क्या इजराइल ने कि हमारे पास पूरी जासूसी है, हमने सारे कैमरे हैक कर रखे हैं। एक एक दिन की रिपोर्ट है कि जहां कौन रहते हैं, जहां रहते हैं इनके मुख्य, कौन, तुमने फोटो देखा अभी, अयातुल्ला अल खामेनी। और हमने सब कुछ पता कर रखा है, वो किस टाइम मीटिंग में आएंगे, किस टाइम खाना खाते हैं, सब। इनके घर के नीचे 30-30 मीटर नीचा बंकर है। ये तो कहाँ रहते हैं? बिल्कुल सेफ जगह, तेहरान के अंदर। लेकिन उन्हें जानकारी थी किस टाइम मीटिंग में आएंगे, और बाहर से 20 गाड़ियाँ और गई मीटिंग होने के लिए। उनके पास पूरी इंटेलिजेंस थी और 2 दिन से पहले तैयार थे। सारी गली के कैमरे सब हैक कर रखे थे, कौन जा रहा है, कौन कौन चला गया अंदर, एटसेट्रा। और डोनाल्ड ट्रंप को एक दिन पहले बताया, उसने कहा मैंने मारने जा रहे हैं। एक बार पहले मारने जा रहे थे, उन्होंने रोक दिया था मई में। अब सबने हरी झंडी दी, ब्रिटेन ने भी, अमेरिका ने भी। इनके मरने से पहले उन्हें पता था और उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया। और 28 फरवरी 2026 को तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके तहत कौन मारे गए? इनके घर पे भयंकर हमला हुआ, ठीक है। The CIA had been watching Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader, for months. His patterns, his locations. And defense officials. Israel Sunday releasing footage of the attack they unleashed after U.S. intelligence opened the window of opportunity the day prior. Khamenei, after 35 years spent on destroying Israel, killed by Israel. The Iranian state television itself tearfully announcing it. For Israel, this is personal in a way that's hard to overstate. यानी सारी इंटेलिजेंस से पता करके CIA और मोसाद ने सब पता कर दिया, भयंकर वाला हमला किया और जो इनका परिसर था वो सब उड़ा के रख दिया। किसकी बात चल रही है? और इतना बड़ा अटैक हुआ, ये तो मरे ही 10-20 आर्मी कमांडर, और जो अब आदमी है उसके पैर लगभग टूट गए और भयंकर लॉस हुआ ब्लड सहित अन्य। उन्हें तुरंत भेजना पड़ा रूस इलाज के लिए, जो इनके बाद इनके बेटे थे, और कई महीने में किसी को दिखाई नहीं दिए। तो इनके बाद सत्ता में कौन आया? इनका सक्सेसर। कौन? मुज्तबा खामेनेई, जो अब कौन है? ईरान के सुप्रीम नेता। नाम नोट करते रहो जरा। अयातुल्ला अल खामेनेई कौन मर गए? 28 फरवरी 2026 को। पूरे वर्ल्ड में शिया समुदाय ने भयंकर विरोध किया, इंडिया में भी, ठीक है, जिसमें एक महिला का बहुत भयंकर वीडियो वायरल हुआ। ठीक, अब कौन है ईरान का सुप्रीम नेता? मुज्तबा खामेनेई, नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। अब इस देश में जब से ईरानी क्रांति हुई थी तो यहाँ धर्म का सर्वोच्च नेता, उसे क्या बनाया गया था? सुप्रीम लीडर। ये राष्ट्रपति से ऊपर है, ठीक। और इसके लिए अलग से ही फोर्स है, इसकी फोर्स जो आजकल सुर्खियों में है, IRGC। किसकी बात चल रही है? ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक फोर्स बनाई थी, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। ये सीधी रिपोर्ट करती है डायरेक्ट सिर्फ सुप्रीम लीडर को, ये उसकी फोर्स है, पूरे देश में काम करती है, ठीक। और पूरा कंट्रोल इसी के ऊपर है, पूरा। कब बनी थी? ईरानी क्रांति होते जस्ट आफ्टर,
5 मई 1979 को, कहीं आने वाला लिख लेना ज़रा, IRGC 5 मई 1979 को, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। ये किसके लिए काम करती है? सुप्रीम लीडर के नीचे काम करती है। और विदेशों में भी इसकी एक फोर्स काम करती है, उसे कहते हैं कुद्स फोर्स। अब पूरे वेस्ट एशिया में दुश्मन है कौन इसका नंबर 1, जो इसे खत्म करने में तुला पड़ा है? अगर इसने एटम बम बना लिया सबसे पहले उसे बढ़ा लेगा ये, और वो है इजराइल। कौन? इजराइल। तो इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, और उसके जाल में कौन फंस गया है? डोनाल्ड ट्रंप। झगड़ा और युद्ध किसका है? कुछ को तो नींद आ रही, यहां लोग मर रहे। पानी वानी पी लो भाई, एसी बंद करते गर्मी लगने शुरू हो जाएगी तुम्हें, ठीक क्या? तो यहां सबसे मेन आदमी है कौन? सुप्रीम लीडर। अब इन्होंने इजराइल को खत्म करने के लिए एक और प्लान शुरू कर दिया, और वो प्लान क्या था? ये है वो आदमी। इजराइल से बराबर में एक देश है जिसका नाम है कौन? लेबनान। और लेबनान में एक आतंकवादी गुट बनवाया किसने? ईरान ने। आतंकवादी गुट बनवाया ईरान ने, और उस आतंकवादी गुट का नाम है हिजबुल्लाह। क्या नाम है? हिजबुल्लाह। और लिखते रहना जरा नाम, ये इनके नाम आने वाले, यही आदमी फोटो जो मैंने दिला। लेबनान में आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह कब बना है? 1985 में, 1985 में हिजबुल्लाह। काम तो कर रहा था 82 से, लेकिन कब बताते हैं फाउंडिंग इसकी? और इसका थर्ड चीफ, तीसरा नेता कौन बना? ये आदमी। क्या नाम? ध्यान रखना, रसगुल्ला। मोहम्मद हसन नसरुल्लाह। नसरुल्लाह तुम भूल सकते हो, रसगुल्ला नहीं भूलने के। हिजबुल्लाह के चीफ मोहम्मद हसन नसरुल्लाह लगभग 20-30 साल तक क्या रहा? शिया जगत का सबसे बड़ा आतंकवादी गुट और सबसे बड़ा नेता, जो लेबनान में सरकार चलाता है लगभग एक पूरे हिस्से में, साउथ लेबनान के अंदर। और अभी भी 2026 की मई में भी हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रही है किसके ऊपर? इजराइल के। इतना मिसाइल और हथियार किसने दे रखा है? ईरान ने। तो ईरान का बोलते हैं इसे प्रोक्सी गुट, छदम गुट। जो कहेगा ईरान ये वही करेगा। और ईरान तक हथियार से सब कौन भेज रहा है? हसन नसरुल्लाह को भी उड़ा के रख दिया किसने? एक ही पीछे पड़ा हुआ गेम में। इतना भयंकर अटैक किया। हसन नसरुल्लाह असासिनेशन। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो। ये कब मारे गए? 27 सितंबर 2024 को। ये भी कहाँ रह रहे थे? अस्पताल के नीचे कम से कम 6 मंजिल गहराई के बंकर में। लेकिन क्या लगे हुए थे पीछे? मोसाद, कि किस टाइम ऊपर आएगा एक बार। और हर दिन ट्रैक कर रखा था। उस दिन वो कहाँ थे? ऊपर। एक साथ अटैक किए 3। पहले अटैक में सारा हॉस्पिटल ध्वस्त, दूसरे में बंकर ध्वस्त, और तीसरे में अंदर तक का सब कुछ ध्वस्त। और कौन उड़ा दिया? किसकी बात चल रही? To the Middle East now, in a stunning escalation of Israel's fight against the Iran-backed terror group Hezbollah. Tonight, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his country had, quote, settled the score with the killing of the group's longtime leader, Hassan Nasrallah. Netanyahu called it an historic turning point. But Iran's supreme leader is vowing that Nasrallah's death will not go unavenged. CBS's MTS Tayeb is in Beirut and has the latest. Good evening. Well, Israeli receptor has Israel's devastating with supporters gathered in the wreckage of Israel's devastating airstrikes. ये पूरा हॉस्पिटल सब खत्म। As a small group of Hezbollah supporters, आप भी हट तो नहीं देख लो। jagged concrete and twisted metal ठीक है। to mourn a towering figure who was seemingly invincible. But Hassan Nasrallah ultimately was no match for Israel's military might.
or its breathtaking intelligence capabilities, as Israel somehow found and assassinated him at a time of sky-high tensions. The Lebanon-based Hezbollah, designated as a terrorist organization by the U.S., is backed by Iran, and Nasrallah has been its leader for 32 years. Undeniably charismatic, some say messiah-like to his legions of followers from the Shia sect of Islam. Religious clerics fiery speeches like this one he attended in August. ये वर्ल्ड के लिए हो सकते हैं आतंकवादी हों, उनके लिए तो कौन नहीं है, उनके हीरो जो उनके लिए लड़ रहे हैं, रात दिन मर रहे हैं एटसेट्रा। तुम देख रहे पूरे कमांडो फोर्स और लोग कितने भयंकर साथ हैं। तो पूरा साउथ लेबनान शिया गुट से भरा हुआ है और सब खुल के साथ है किसके, इनके हिजबुल्लाह के। मर जाएंगे लेकिन हटने के नहीं। वार चल रही है 30 साल से, आज से नहीं, और अब भी कंटिन्यूस है। इन्हें मार दिया है। इनके मारने के बाद अब हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है वो कौन है, लिखो, द फोर्थ एंड द न्यू हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम। शेख नईम कासिम शेख नईम कासिम नईम कासिम क्या है, प्रेजेंट हिजबुल्लाह चीफ, जो अब चला रहा है संगठन को। और हर दिन हमले हो रहे हैं कहाँ, इजराइल पे। हर दिन रॉकेटों से अटैक चल रहे हैं, इन पे मिसाइलें हैं, सब कुछ है इनके पास, ठीक। और अभी ईरान के साथ वार में सबसे मुख्य मुद्दा क्या बना हुआ है, या तो परमाणु। ईरान कह रहा है जब तक लेबनान पे हमले नहीं रुकने के तब तक हम कुछ भी नहीं रोकने वाले, हम बात ही नहीं करते। लेबनान में हमारे आदमी लड़ रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट, खुल के उसने कह दी है बातचीत कि चोरी छिपे की बात नहीं, हमारे आदमी है, जब तक वहाँ वार नहीं रुकने की तब तक हम कोई बातचीत नहीं करने की। अभी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में एक हफ्ते पहले ही इजराइल ने वार रोक दी ईरान में। कहाँ, लेबनान में। तो ईरान ने भी कहा चलो ठीक है, तुमने वहाँ रोकी, लो हमने सारा होर्मुज खोल दिया, जाओ सब लेके अपना, कोई दिक्कत नहीं, इसका जो माल फंसा हुआ हो। हमारे फंस रखे थे बहुत सारे वैसल, क्या आने वाले थे भारत में, गैस एकदम सप्लाई मिली, ठीक। तो वार चल रही है कंटिन्यू, और एक के बाद एक आदमी मारे जा रहे हैं। दिख रहा है आदमी, बेचारा अपाहिज आदमी है। इस अपाहिज आदमी ने पंगो बना रखी थी, कौन, सारी इजराइल। कौन नहीं है, शेख अहमद यासीन, एक अपाहिज टीचर। और उसने क्या शुरू कर दिया कार्यक्रम, उसने बनाई एक आतंकवादी गुट हमास, लिख लो कहीं पे, हमास। कब बना, 1987 में। जो सक्रिय है कहाँ पर आज, गाजा पट्टी, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप। तो गाजा पट्टी में सक्रिय है एक आतंकवादी गुट हमास, जिसके फाउंडर थे कौन, शेख अहमद यासीन। शेख अहमद यासीन। इन सबको तो किसने उड़ा दिया, इजराइल ने, वो छोड़ने वाला किसी को नहीं। और जो अब करंट नेता थे उनकी भयंकर मौत दी, कौन, याह्या सिनवार। अब हो सकता है आपका इन सब में इंटरेस्ट ना हो, और अब क्या देख रहे हो, गाइस फलाना ढिमका। देखो जरा 1 मिनट। इजराइल ने एक बिल्डिंग पर अटैक किया है, और जिस आदमी को चारों तरफ ढूंढ रहे थे वो बिल्कुल बॉर्डर के पास बैठा हुआ था एक बिल्डिंग के अंदर। 3 इजरायली सोल्जर्स ने देखा एक आदमी चुपचाप सब कुछ बंद करके भागा जा रहा है। इजराइल ने 24 घंटे क्या लगा रखे ऊपर, ड्रोन। एकदम से उस पर अटैक हुआ, एक बिल्डिंग पूरी तोड़ के रख दी, और बिल्डिंग में वो घायल हो गया, और एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। और मरता मरता भी एक हाथ तो यहाँ से कट चुका है, जख्मी है, और एक हाथ में क्या ले रहा है, डंडा। एक ड्रोन से चेक कर रहे हैं बिल्डिंग में कोई बचा हुआ है या किसी ने क्या बांध रखा हो,
विस्फोटक, और वो अपने आप को उड़ाले पास जाते ही, तो पहले चेक करेंगे। तो क्या चेक कर रहे हैं? ये बैठा हुआ आदमी, इजराइल ने इसकी लाश भी अब तक नहीं दी है, कि तब देंगे जब हमारे आदमी छोड़ोगे। अब तक भी इजराइल के 7 आदमी बंदी हैं 7 अक्टूबर 2023 से, ठीक क्या? लगभग 92 आदमी बंदी पकड़ लिए थे हमास ने, जो अब तक छोड़े नहीं है। किसी पे तभी देंगे हम जब तुम हमारे आदमी छोड़ोगे, ठीक? यानी वर्तमान नेता था कौन? जिसे मारा इजराइल ने, और इसके बाद से हमास का कोई नेता बना ही नहीं कि बंदे कौन उड़ाएगा? इजराइल। तो वहाँ मारकाट चल रही है भयंकर लेवल की, और ये मारकाट जहाँ चल रही है वो कौन सा क्षेत्र है? गाजा पट्टी, जो कहाँ पड़ता है? इजराइल के मिस्र से लगते हुए क्षेत्र के अंदर। मुझे पढ़ाना आपको थोड़ी सी बात है अलग से। अब बात करते हैं किसकी? ईरान की। जिस संकट पे पूरे वर्ल्ड की नज़र है वो कौन है? होर्मुज। लिखो, होर्मुज। होर्मुज जल संधि और महत्वपूर्ण द्वीप, होर्मुज स्ट्रेट एंड मेजर आइलैंड्स इतनी दुनिया भर की बात चल रही है, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स पढ़ो एक बार, जहाँ पूरा वर्ल्ड घूम रहा हो और इतना बड़ा मुद्दा चल रहा हो, वहाँ से क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। अब होर्मुज में जो मेन जल संधि है, लिखो, होर्मुज जल संधि ईरान और ओमान के मध्य है। होर्मुज स्ट्रेट इन बिटवीन ईरान एंड ओमान, ईरान व ओमान के मध्य है। ईरान व ओमान के मध्य स्थित है। जल संधि उसे कहते हैं जो 2 जल क्षेत्रों को जोड़ती हो और 2 लैंड पार्ट को अलग करती हो, ठीक? यह फारस की खाड़ी को ओमानी खाड़ी से जोड़ती है, गल्फ ऑफ ओमान। और ये कौन है? पर्शियन गल्फ। इट कनेक्ट पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। करंट तो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, लेकिन ये मुद्दे बड़े हैं जिस पे पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, और मुझे कराने 3 मुद्दे आपको, एक ये, एक यूक्रेन और एक इजराइल, कि पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ठीक? यह ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। इसके मुख्य द्वीप, नंबर 1 लिखो जरा, इसके मुख्य द्वीप केसम द्वीप। केसम, ये है केसम, केसम द्वीप, केसम द्वीप। यह फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पर्शियन गल्फ। सब ने एक ही नाम सुन रखा है, हार्मूज, और उसमें द्वीप कौन कौन से हैं अगर उसका नाम आएगा तो क्वेश्चन किसी पे होने का ही नहीं, ढंग के पढ़ने वाले करेंगे। यह फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है, केसम द्वीप, और ईरान के नियंत्रण में है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ होर्मुज एंड कंट्रोल्ड बाय ईरान, केसम आइलैंड। दूसरा, होर्मुज द्वीप, होर्मुज आइलैंड, होर्मुज आइलैंड। यह अपनी रंग बिरंगी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर दियर कलर्ड सोयल। रंग बिरंगी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है।
और यहाँ इंद्रधनुषी पहाड़ मिलते हैं। इट हैज़ रेनबो माउंटेन्स, और यहाँ इंद्रधनुषी पहाड़ मिलते हैं, रेनबो माउंटेन्स। आगे लारिक द्वीप, लारिक ये है लारिक द्वीप, लारिक द्वीप यह होर्मुज जल संधि के मुहाने पर स्थित है। यहाँ जल संधि स्टार्ट हुई, ये सबसे पहला आइलैंड है। यह होर्मुज जल संधि के मुहाने पर स्थित है। इट इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ होर्मुज स्ट्रेट। जो ईरान की नौसेना का प्रमुख केंद्र है, मेन सेंटर ऑफ ईरान नेवी, नौसेना का प्रमुख केंद्र है, नेवल बेस ऑफ ईरान। आगे अबू मूसा, अबू मूसा, अबू मूसा ये आइलैंड है अलग ही, छोटा सा अबू मूसा। यह होर्मुज जलसंधि के दक्षिणी छोर पर स्थित है। होर्मुज जलसंधि के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इट इज सिचुएटेड ऑन सदर्न मोस्ट एरिया ऑफ होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज जलसंधि के सबसे दक्षिण में स्थित है, और यहाँ ईरान का प्रशासनिक नियंत्रण है। ईरान हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑन दिस आइलैंड। यहाँ ईरान का प्रशासनिक नियंत्रण है। यूएई आल्सो क्लेम ऑन दिस आइलैंड। ध्यान रखना, जो दुबई है वो भी क्या कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात की हमारा है। यूएई आल्सो क्लेम ऑन दिस आइलैंड, इस पे यूएई भी दावा करता है। आगे ग्रेटर और लेसर तुनब, तुनब, ग्रेटर और लेसर तुनब, इन द्वीपों के नाम ध्यान रखना। वो 4 ऑप्शन देके पूछेगा, निम्न में से कौन सा द्वीप होर्मुज में नहीं है। लेसर और ग्रेटर तुनब, तुनब द्वीप, तुनब द्वीप, ग्रेटर और लेसर। यह 2 छोटे द्वीप हैं जो होर्मुज में स्थित हैं। बोथ दीज आर स्मॉल आइलैंड्स ऑफ होर्मुज, और इन पर भी ईरान का नियंत्रण है। तभी तो वो धमकी दे रहा है, सारे आइलैंड हमारे हाथ में हैं, एक भी सिर्फ जाने का नहीं जब तक हमें पैसे नहीं देने का। यानी क्या मांग रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर हम लेंगे टोल टैक्स यहाँ से जाने का, सिर्फ पास करने का। तो डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, आए थे हमला करने, सब कुछ खत्म करने, खत्म कुछ हुआ नहीं, उल्टा ईरान ने रास्ता ही रोक दिया सारा पूरे वर्ल्ड का। और तेल गैस दिक्कत में है, ब्रैकेट में कहीं नोट करो अलग से ही। होर्मुज से संपूर्ण विश्व की 20% तेल और गैस गुजरता है। पूरे विश्व का 20% ऑयल एंड गैस सप्लाई फ्रॉम होर्मुज, तेल व गैस गुजरता है। अगला हैंगेम, हैंगेम हैंगेम आइलैंड, हैंगेम द्वीप, यह केसम द्वीप के ठीक नीचे स्थित है। और अपनी डॉल्फिनों के लिए प्रसिद्ध है। केसम द्वीप के ठीक नीचे स्थित है और अपनी डॉल्फिनों के लिए प्रसिद्ध है। इट इज सिचुएटेड जस्ट नियर टू केसम आइलैंड एंड फेमस फॉर दियर डॉल्फिन्स। अपने डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम सुर्खियों में है वो है ये आइलैंड, जिस पे सारा झगड़ा चल रहा है। कौन? खर्ग आइलैंड, जो सबसे मुख्य आइलैंड में से एक है। लिखो खर्ग द्वीप।
खर्ग द्वीप, KHARG, खर्ग आइलैंड, यही सबसे मेन आइलैंड है, खर्ग आइलैंड। यह होर्मुज का सबसे मुख्य द्वीप है। इट इज द मेन आइलैंड ऑफ होर्मुज, और सबसे उत्तर में स्थित है, एंड सिचुएटेड इन नॉर्थ मोस्ट एरिया, सबसे उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित है। ईरान का 90% तेल यहीं से निर्यात होता है। 90% ऑफ ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस। कल मिलते हैं इससे आगे।